फैक्टर। इक्विवेलेंट मास की जगह क्या रख दिया, मोलर मास n फैक्टर। मास और मोलर मास तो क्या हो गया, मूल, और मूल से किसका मल्टीप्लाई कर दें, n फैक्टर का, तो हमें क्या मिल जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरीके से, सिंपल तरीके से हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मूल को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, n फैक्टर से। तो इस प्रकार अगर आप मूल को मल्टीप्लाई कर दोगे n फैक्टर से तो हमें क्या मिल जाएंगे, आपके ग्राम इक्विवेलेंट। इस सोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे इसको डिटेल से। ये आपको इसलिए अभी से बता दिया क्योंकि आगे जाके हम यही कंडक्टिविटी पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, इतना सारा लफड़ा झपड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा 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 भूल के वहीं पर घूम जाना है। ठीक है, सीधे मूल निकालो, टेंशन नहीं कर, मूल निकालना मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, सबसे आता है ये फॉर्मूला तो सबको पता है। 3 तरीके से निकाल सकते हैं मूल सम। हमें मास पता हो तो मोलर मास से डिवाइड करते हैं, पार्टिकल्स के नंबर पता हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, और अगर हमें वॉल्यूम पता हो तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाल सकते हैं मूल। ये सब चीज़ें हम अब नहीं बता रहे, बाद में सोल्यूशन चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब इन सब का आपका कहीं पर कोई मतलब नहीं है आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको इसलिए बता दिया कि अब एक मोल की, मोल में और ग्राम इक्विवेलेंट में ये फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। जब मोल निकालते हो तो सीधे मोल, लेकिन जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है, n फैक्टर से। ये फर्क होता है। तो अब हम डालते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है ना, 2 और प्रकार की कंडक्टिविटी है, इसको हम सोल्यूशन चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे इस कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, तो 2 कंडक्टिविटी हम एक साथ पढ़ाने वाले हैं आपको। बिल्कुल बगल बगल में, और दोनों साथ में याद कर लेना। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ा चुके हैं आपको, कंडक्टिविटी ये आ जाती है, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आ जाती है। तो हम अब आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर डालिए हेडिंग, मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, मोलर कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, फर्क है, दोनों में फर्क है। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में फर्क है, लेकिन जनरल टर्म में फर्क नहीं है। दोनों ईज ऑफ फ्लो करंट बताते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो आप, मोलर कंडक्टेंस भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है, एक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी, इसका सिंबल, हाँ टर्म का थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये आ जाता है अलग से। अब ध्यान रखो, एक चिन्ह बहुत अच्छे से पहचान लो, ये चिन्ह कोलरास लॉ तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये है कैपिटल लैम्डा, स्मॉल लैम्डा नहीं, कैपिटल लैम्डा, और ये है एम, ये कहलाता है कैपिटल। कोलरास ने इसके लिए नहीं दी थी, कोलरास ने इसको निकाला था, इसको मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकाली थी कोलरास ने, और वो निकाली थी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग की नहीं निकाली थी उन्होंने, वीक की निकाली थी। वो बाद में चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे उस पर हम। ठीक है, तो ये है मोलर कंडक्टिविटी, इसका साइन है कैपिटल लैम्डा एम। अब हम सीधे लैम्डा एम बोलेंगे। ठीक है, दूसरी है, इसके इस साइड लिख रहे हैं, दूसरी है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट देखिए, बोलने के लिए कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में फर्क है, हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाए लिखा जाए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसमें फर्क नहीं करना है आपको। कंडक्टिविटी दोनों ही ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताते हैं। इसको सोल्व किया जाता है कैपिटल लैम्डा और नीचे लिख दिया जाता है ई क्यू। इस प्रकार से इसको शो करते हैं, कैपिटल लैम्डा ई क्यू। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी में लिखते हैं। कितने की कंडक्टिविटी है, कितने की कंडक्टिविटी है, इतने आयंस की कंडक्टिविटी है, इतने आयंस की कंडक्टिविटी है। जो कितने से आए होंगे, कितने से आए होंगे, 1 मोल। अब आयन कौन देगा भैया, इलेक्ट्रोलाइट देंगे, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो कंडक्टेंस ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड और 1 मोल ऑफ बेस और 1 मोल ऑफ सॉल्ट,
क्या कहलाती है आपकी? मोलर कंडक्टिविटी। तो लिखिए कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस produced by 1 मोल। अब हमें अलग अलग एसिड बेस सॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन, अब पर्टिकुलर वॉल्यूम पे किए होंगे ना, वो 1 ml में किए कि 1000 ml में किए, क्या आपको ये पता है कि 1 ml किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। रिलेशन याद रखना है आपको। 1 ml इक्वल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर इक्वल 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ध्यान, तो कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रोड्यूस किए गएंगे। कितना वॉल्यूम बताया जाएगा? इन V क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो V कितना है वो हमें बताया जाएगा। इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन V cubic centimeter of solution is called molar conductivity, is called, ठीक, is called molar conductivity. Conductivity of total ions produced by 1 mole of electrolyte in V cubic centimeter. देखो आवाज नहीं, हाँ कुछ नहीं लग डाउट है, चलो देखो फिर। कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए? 1 मोल। आयंस कौन प्रोड्यूस करेगा? कोई डाउट ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट ही प्रोड्यूस करेंगे। इन पर्टिकुलर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, हालांकि यूनिट ही माना जाता है हमेशा, ठीक। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालो या फिर 1 लीटर में निकालो। इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल आयन से तो मोलर, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट से तो कौन सी हो जाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिखो इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल साइड बगल बगल में लिखवा रहे हैं जिसमें आप लोग को याद हो जाए। लिखिए इसमें कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयंस, conductivity of total ions produced by 1 V cubic centimeter of solution is called equivalent कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्ट, फर्क सिर्फ इसका है, और एक क्या होता है, दोनों को हमने बता दिया आपको। मोल मतलब मोल, और ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे कर लेता है। तो 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। एंड 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर, इतने आयंस जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत अच्छे से देखो इन तीनों कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या था ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अमाउंट की कंडक्टिविटी है ही नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो जगह की कंडक्टिविटी है।
इतने में जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी, स्पेस। ये अमाउंट की कंडक्टिविटी है, इसको जगह से कुछ नहीं मतलब, इसको कितने से मतलब है, 1 मोल से मतलब है, ये फर्क है। इसलिए ये वाली कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि आयंस पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, लेकिन ये इंक्रीज होगी। डाले तो हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन 1 मोल टूटे कि नहीं टूटे, आधे मोल टूटे हैं आपके, या फिर हम कहते हैं कि 0.6 मोल टूटे हैं, 0.7 मोल टूटे हैं। तो डाइल्यूशन से पक्का है कि जितने भी मोल पूरे टूट गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जितने भी टूटे हैं, अगर आपके पूरे नहीं टूटे तो आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो थोड़े और टूट जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमने मान लिया चलो पूरे टूट गए, तब फिर डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा, देखो जब पूरे टूट गए तो फिर डाइल्यूशन से आयन तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगी, आयंस की गति बढ़ जाएगी, तो भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। लेकिन इसमें आपके चाहे पूरे टूट गए हो चाहे आधे टूट गए हो, डाइल्यूशन से उस जगह पे आयन घटने ही घटने हैं, तो ये डिक्रीज हो जानी, ये कंडक्टिविटी में बड़ा फर्क है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब फॉर्मूले डिजाइन करते हैं इसके। देखो रटना पड़ेगा, पहला फॉर्मूला तो इसका रटना ही है सीधे। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू v क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। यही होती है आपकी, बिल्कुल सेम ही निकाली जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल भी होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू v क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। एक और फॉर्मूला याद करना है, वो बता सकते हैं हम कहाँ से आया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले दोनों फॉर्मूले साथ में लिख लो, एग्जाम में अगर आपको टाइप ना मिले तो आप साथ में डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी हम बता देंगे। दूसरा फॉर्मूला ये है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेरिटी। ध्यान रखिएगा, दिस इज मोलेरिटी। देखिए आप कहोगे सर मोल तो हम मोलेरिटी में भी लेते हैं और मोल तो हम मोलेरिटी में भी लेते हैं, तो मोलेरिटी क्यों, मोलेरिटी वॉल्यूम टर्म से रिलेटेड है और वॉल्यूम को लेबोरेटरी में डिटरमाइन करना ज़्यादा ईजी। हालांकि ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट किस में आएगा, मोलेरिटी में। उसका कारण क्या है, मोलेरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है, जबकि मोलेरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड हो जाती है। अब इसको हम सोल्यूशन में बताएंगे क्यों, हालांकि हम थोड़ा सा बता चुके हैं। मोलिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता। जबकि मोलिलिटी किस रिलेटेड है, मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर से इफेक्टेड हो जाता है, इस पर हम बाद में। तो दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है इसका, ठीक है। यहाँ एम मतलब है मोलिलिटी, ये कैसे आया ये हम बता देते हैं फॉर्मूला, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोलिरिटी, ठीक है, एम मतलब इसका भी यही रहेगा, लेकिन कुछ तो फर्क आएगा, जल्दी बताओ। इक्विवेलेंट किसकी डेफिनेशन में लेते हैं, किसकी डेफिनेशन में, नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट किसकी डेफिनेशन में आते हैं, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में आते हैं, तो मोलिरिटी नहीं आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये फर्क है, पहला फॉर्मूला बिल्कुल सेम, दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी। ये अब ये आए कैसे, इस पर चर्चा करते हैं, पहले यूनिट वगैरह निकाल लें फिर चर्चा करते हैं। इसका मतलब है नॉर्मेलिटी। इन फॉर्मूले को अच्छे से याद करना, बिल्कुल रट लेना इन्हें, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल, हालांकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, फर्क है। यूनिट देख लेते हैं फिर हम बताते हैं कि ये फॉर्मूले आए कैसे, इसको तो रटना है। पहले दोनों की यूनिट निकाल लेते हैं, है ना। पहले अच्छा सब कुछ लिख लेते हैं जिसमें दिक्कत ना आए, बाद में कर देंगे प्रूफ कैसे आया ये। तो चलिए दोनों की यूनिट ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए तो यूनिट निकालते हैं, यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालते हैं, ठीक है। कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लेकिन हम यहाँ वॉल्यूम लीटर में तो ले नहीं रहे, किस में ले रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में। डेफिनेशन में लिखवाया, ये जो वॉल्यूम है ये किस में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसकी यूनिट मोल पर लीटर नहीं होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जे होगी इसकी यूनिट यहाँ पर। तो ओम इनवर्स और ये हो गया मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बाकी सब यूनिट बना के दिखाओ आप लोग। तुम्हें समझ में आया है कैसे लिया, नहीं आया समझे। मोलरिटी क्या होती है, मोल सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो मोल की मोल हो जाएगी, वॉल्यूम को हम किस में ले रहे हैं, लीटर में नहीं सेंटीमीटर में। तो 1000 आ जाए, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें लीटर में ले जाने के लिए, 1000 ऊपर चला गया। तो यहाँ से क्या बचा, v क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या आ गई, मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यही लिखा है मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, करो इसको जब तक हम उस साइड पहुंचते हैं। ठीक है, देखो तो यूनिट देखते हैं, ओम की ओम, ठीक है ऐसे लिख देते हैं हम ओम, अब ऐसे वाला ओम की ओम, सेंटीमीटर इनवर्स 3 ऊपर गया तो पावर 3, पावर 3 में से 1 चली जाएगी इससे, तो क्या बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट। एक बोला सर हम ऐसा लिख दें क्या, मोल इनवर्स। देखिए मोल को आप ग्राम मोल भी लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ऐसे। एक बोला सर ऐसे लिख दें, ओम किसके, ओम इनवर्स किसके इक्वल होता है, साइमन के। तो साइमन मोल इनवर्स ग्राम मोल जो लिखना चाहो ना, हमने एक बार जो आपकी इच्छा हो, दो मोल इनवर्स लिख दो, ग्राम मोल इनवर्स लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो साइमन ग्राम मोल इनवर्स या मोल इनवर्स, साइमन मोल इनवर्स और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और लिखना चाहो तो महू लिख सकते हो, जितनी आपकी इच्छा हो। ठीक है, महू करके भी लिख सकते हो, है ना, महो मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाली भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दे, ये वाली भी, ये वाली भी लिख लो, चलो ये भी लिख देते हैं। देखो ए ओम को उल्टा लिखेंगे MHO, तो ये क्या हो जाएगा महू। हालांकि ये वाली यूनिट चलती नहीं है, बहुत कम चलती है, ये वाली चलती है साइमन वाली और ये वाली। तो महू मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हम नीचे लिखते हैं SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी तो यही रहेगी साइमन, साइमन मोल की इक्वल होता है तो ले सकते हो, और SI में सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा इसके। तो ये हो गई इसकी SI नोट्स। देख एक बात ध्यान रखना, हमें जिसकी कुर्सी नहीं छिलके देंगे, हम झाड़ू लगवा लेंगे। अरे हम थोड़ी लगाएंगे, हमें वैसे ही एक दिन थोड़ा सा तो आराम मिलता है, छिलके नहीं देखने चाहिए, ध्यान रखना। आप अपने और अभी खाओ भी नहीं, घर जाके पहले हाथ हाथ सैनिटाइज करना फिर खाना, ऐसे मत खाओ, लापरवाही नहीं। चलो उसकी निकाल के दिखाओ जल्दी से सभी यूनिट। कैसे होगी, सेम। नॉर्मेलिटी की क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन लीटर में तो ले नहीं रहे, सेंटीमीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसकी यूनिट निकालते हैं। ठीक है, इसकी वैसे बेटा बाद में पढ़ लो बेटा। ठीक है, इसकी यूनिट निकालते हैं। तो कप्पा की क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल रहे हैं, कप्पा की हो जाएगी ओम इनवर्स, बात नहीं चाहिए अब, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम जी भी ले सकते हो, ग्राम को GM भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट और ये सेंटी इनवर्स
पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स 3। अब बस इसके बाद तो आप लोग सब जानते ही हो क्या करना है। ग्राम इक्विव, जैसे मोल को ग्राम मोल लिखते हो ना, इसी प्रकार ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, आप ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। देखिए इसकी यूनिट यहाँ पर आ रही है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स 3 जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम एलिमेंट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इसकी। और अगर देख लें तो साइमन करके लिख लेते हैं, साइमन इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर पूछी जा सकती है एक आध यूनिट। ठीक है, महू करके भी लिख सकते हो, लिखना है अगर लिखना चाहते हो, बाकी महू कोई फेमस यूनिट नहीं है, तो महू ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। देखिए जब अपनी आप कॉपी में अपने में डीप नॉलेज लिखते हो तो सामने वाला भी नंबर काटने से पहले 1000 बार सोचता है कि बच्चे को नॉलेज है भाई, इसकी कॉपी अच्छे से चाहिए। एक साइकोलॉजी होती है, बिल्कुल पक्का है, अगर अच्छे से बच्चे ने लिखा है तो उसके नंबर काटने से पहले टीचर 1000 बार सोचेगा कि पढ़ने वाला बच्चा है, इसने इतने डीप लिखा है, मतलब इसको नॉलेज है, काट नहीं सकता उसके नंबर। ऐसा यूनिट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट हो जाएगी लैम्डा ई क्यू की, यही साइमन से लिख दो चाहे महू से लिख दो, साइमन ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसा आपको एग्जाम में लिखना है वैसा खत्म हो गया। अब वो आया कैसे वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, इतने पे आप इसको रुकें, वैसे मेरे ख्याल से तो ये याद ही हो गई होगी। 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट आ जाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी और ग्राम। अच्छा, इसी के नीचे एक नोट लिखेंगे पहले, ये डाइल्यूशन से क्या होगी, इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज, स्पेसिफिक डिक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, तो इसमें लिखेंगे और फिर हम बताएंगे वो कैसा आया आपके लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लें उसको, कभी भूल जाओ तो कैसे लाना है वो देख लेना। तो इसी में नीचे लिखेंगे लैम्डा एम increases lambda n increases with increase in dilution, अब ये क्यों होता है तो थोड़ा सा लिख देते हैं हम यहीं पर, as it is related to amount, और वो अमाउंट है यहाँ पर मोल, as it is related to amount of electrolyte। इसको भी बहुत अच्छे से लिखवा देंगे आप, अगर आपको ये वाली लैंग्वेज पसंद नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, वहाँ से भी हम आप वो वाली लैंग्वेज भी लिख लेना, वो भी लिख सकते हो आप। देखो ये जगह से रिलेटेड नहीं है, ये अमाउंट से रिलेटेड है, और डाइल्यूशन होने पर अमाउंट और ज़्यादा टूटेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, टूटेंगे, और जितने ज़्यादा टूटेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। सीधी सी बात है, ये अमाउंट से रिलेटेड है इसलिए इंक्रीज होती है। सेम उसमें लिख लो रिलेटेड टू अमाउंट, और मोल की जगह लिख लेना ग्राम इक्विवेलेंट। लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेज with increase in dilution, lambda eq is also increase with increase in dilution as it is also related with amount of electrolyte। सेम लैंग्वेज इस साइड लिख लीजिए। equivalent conductivity is also increases with increase in dilution
with increase in dilution as it is also related अमाउंट, और यहाँ पर पूरी लैंग्वेज सेम है, अमाउंट की जगह आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। It is also related to amount as it is also related amount of electrolyte। ठीक है, और आप चाहो तो उनके लिए लिख सकते हो एक अपना कि ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकाले जाते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है मोल इंटू एन फैक्टर। देखो हम अब आपको दूसरा वाला फॉर्मूला बता देते हैं, वो कैसे आप एग्जाम में लिखना चाहो वो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आपको जितना चाहिए उतना बहुत दे दिया, 4 यूनिट, बाकी वो। और दो बहुत बड़ी बात आपने इसको अमाउंट बता दिया कि डाइल्यूशन से इंक्रीज होती है। ये छुपी बातें हैं जो एक जगह नहीं मिलती, कई जगह से समेटनी पड़ती हैं। तो आपके तैयार तो हो गया, लेकिन अगर आप लोग बताना चाहते हो कि ये दोनों के फॉर्मूले कैसे आए थे तो वो हम बता देते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। आपका ये वहाँ पे एंड हो चुका है टॉपिक कॉन्सेप्ट, लेकिन आया कैसे वो हम बता देते हैं। तो पहला तो रटना ही पड़ेगा, है ना, ये तो सीधे रटना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल कप्पा इंटू भी। ठीक है, अब एक कप्पा 1000/m कैसे हो जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मोलिडिटी इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के जो मोल हैं प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं मोल सल्यूट, और लीटर में तो ली नहीं हमने, किस में ली, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो वी किस में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो अब इसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या ले जाना पड़ेगा, 1000 ले जाना पड़ेगा, यहाँ से डिवाइड करके मतलब ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए आप, मोल तो हम कितने मान रहे हैं, कितना लिया था हमने मोल का अमाउंट डेफिनेशन में बताइए, मोल हमने कितना लिया है डेफिनेशन में, 1 मोल लिया है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये तो कितना हो जाना है 1, तो यहाँ से क्या बचा मोलरिटी, और ये अब देखो, ठीक है, यहीं से कर देते हैं, तो ये तो हो जाना है 1, भी को यहाँ ले आए उठा के, तो ये क्या हो जाएगा 1000/m। अब 1000/m को उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमारा वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी कप्पा 1000/, ऐसे आता है ये दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस पर अब लिखना चाहो एग्जाम में लिख सकते हो, हमारा फर्ज था आपको बताना, बाकी आपको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो ऐसे आता है, देख लो जल्दी से, फिर उसका भी बता देते हैं, लिख लो। नोट्स तो होनी चाहिए ना, भविष्य में मान लो आप पढ़ाते हो या फिर कहीं पढ़ते हो तो चीज़ें तो होनी चाहिए ना आपके पास। तो जो फॉर्मूला हमने 2 वहाँ पर लिखवाए, आप चाहो तो वो 2 फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, पहले इसको लिख दो फिर इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दो, 2 तरीके से लिख सकते हो, है ना। इसमें और डिटेल में बता दिया आपने, और उतना भी लिख सकते हो, है ना, वो भी बिल्कुल सही है। किसी भी बुक्स में आप चाहे प्रदीप की देख लो या कोई भी, किसी भी बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। सेम इस पे चलते हैं। ठीक है, लैम्डा EQ
इक्वल हो जाएगा आपका कप्पा इंटू भी ना, ध्यान भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होना चाहिए आपका पर लीटर में, लेकिन लीटर में तो हमने लिया नहीं है, तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट के, ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट के, और पर लीटर को हम ले जाएंगे भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। ग्राम इक्विवेलेंट हमने साफ साफ लिखवाया है, नंबर कंडक्टिविटी ऑफ टोटल आयन प्रोड्यूस बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट, साफ साफ लिखवाया है हमने आपको लैंग्वेज में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट आपके 1 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बचेगा 1000 अपॉन भी, और यहाँ से बचेगा नॉर्मेलिटी, तो यहाँ से हो जाएगा भी 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और इसी को आप फिर रख दो इस वैल्यू को वहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इक्वल कप्पा 1000 नॉर्मेलिटी। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और लिख लें, हालांकि आप लोग जानते हो। कितने बजे है? 10 बजे। ठीक, 10 बजे। कहाँ जाना है? कितने लोगों की है? 1 4 5। हर्ष थोड़ा फोन लगा दो, 15 मिनट कर दो प्लीज़, तुम्हारी भी नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलती, फिर हम ज़बरदस्ती चला भी अपनी, जाके सीधे कोचिंग में चरण स्पर्श कर ली हो। तुम्हें माता पिता तुम्हें ऐसे 2-3 श्लोक संस्कृत के बोल रही हो, अच्छे बड़े बड़े श्लोक, गायत्री मंत्र बोल रही हो, कुछ समझ में ना आया मूर्ख होता है, पापा कुछ खुश हो जाए फिर। तो लिखवा दें लोगों को थोड़ा सा, कल लिख लेना तुम लोग। नहीं सर, समझ में नहीं। अरे यही लिखवाना है, बिल्कुल यही इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो आपको समझाया ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वही बस लिखवाना है, उसी को 3 बार अलग से लिखवाना है। तो कल समझा दीजिए। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 और ये 5, 5 ही तो है, 6। आधे लड़के पूरी तो हम समझा देंगे ना कल, लिखवा देंगे दो में, पक्का समझा देंगे, ठीक है 100%। अगर तुम लोग 5 मिनट रुको तो 5 मिनट में हो जाना है, 5 मिनट एडजस्ट कर लो तो ठीक है। अब हर्ष ने कह दिया अब तो कुछ, ठीक है चलो। डालिए हेडिंग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, बिल्कुल वही है जो आपको भी लिखवाया है, लेकिन ये अलग से भी आ जाता है ना, इसलिए पता होना चाहिए। लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. Effect of dilution, specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. Effect of dilution on specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. फर्स्ट फाइन लिखिए स्पेसिफिक
कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी लिख सकते हो आप, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या सिंपली कंडक्टिविटी लिख सकते हो इसको, कंडक्टिविटी बस लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं इसमें, हम कंडक्टिविटी बस लिख रहे हैं, ठीक है, वही क्योंकि आईयूपीएससी वही चलाता है। कंडक्टिविटी, या आप बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, electrolytic, conductivity of an electrolytic solution gets decrease on dilution, as number of ions present. Conductivity of an electrolytic solution gets decreased on dilution as number of ions present in V cubic centimeter of solution, number of ions present in V cubic centimeter of solution get decreased due to increase in mobility of ions. Conductivity of an electrolytic solution gets decreased on dilution and number of ions present in V cubic centimeter get decreased due to increase in mobility of ions. Due to increase in mobility of ions. ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, उनको हाईलाइट करके बताना है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो इक्वल है कंडक्टेंस के, लेकिन कितने कंडक्टेंस के इक्वल है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो इतने में आयन घट जाते हैं, इतने में आयन है ना, तो इतने में क्योंकि आयन आपके घट जाते हैं इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये अमाउंट फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम फैक्टर है। तो ये वॉल्यूम फैक्टर है। ये वॉल्यूम फैक्टर है। तो इतने वॉल्यूम में, ये जो इतना वॉल्यूम है आपका, जो कि है V क्यूबिक सेंटीमीटर, V क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आयंस की मोबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इस डिस्टेंस में, लेंथ में, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इसमें जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं हो जाए, और इतने का ही जो कंडक्टेंस है,
इतने का जो कंडक्टेंस है, V क्यूबिक सेंटीमीटर का जो, अब इसमें ज़्यादा नहीं लिखते तो फिर और ख़राब हो जाएगा वो, इतने ठीक है। तो इतने में जो आयंस पड़े हैं वो आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, उनकी मोबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो आयंस वहाँ पर रहना कम कर देते हैं। ठीक है, 2 हम कल करा देंगे, तुम लोग बहुत लेट हो जाओगे नहीं तो। In such ions get in such volume ions get decrease on dilution। समझ में आया? ये अच्छे से याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है आपकी, क्योंकि इतने में आयन रहना कम चालू, अब ये मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, तो पूरे की कंडक्टिविटी तो बढ़ जाती है। टोटल कंडक्टिविटी पूछेंगे तो आप हमेशा आंसर बोलो, टोटल कंडक्टिविटी किसी की बोल दे तो डायल्यूशन से हमेशा बढ़ेगी, कोई भी कंडक्टिविटी हो जाए टोटल। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछोगे किसी की तो वो डायल्यूशन से डिक्रीज होने वाली है, तो वो डायल्यूशन से डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, और वो कल लिख देंगे हम ग्राम और वो वाली, और बेस्ट कोलरास लो आ रहा है अपना बढ़िया धूम धड़ाके से, बहुत सिंपल लॉ है, पहले दुनिया का सबसे सिंपल लॉ है कोलरास। देखिए, तो लास्ट हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में आप लोग फंस मत जाइएगा, लिखने के लिए कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कहीं भी लिखी जा सकती है, लेकिन जब पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो कंडक्टेंस की अलग है और कंडक्टिविटी की अलग है। बाकी आप ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और वही कहलाती है कंडक्टिविटी। एक रेजिस्टेंस का है, दूसरा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है, तो ऐसे उनमें डिफरेंस नहीं है। आप लैंग्वेज में चाहे कंडक्टेंस ले दो चाहे कंडक्टिविटी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अकेले में फ़र्क है। तो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अमाउंट की कंडक्टिविटी नहीं है, ये वॉल्यूम की कंडक्टिविटी है। इस बात से पता फर्क नहीं पड़ता स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में ये कितना अमाउंट है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने आयंस है, इस बात से फर्क पड़ता है। तो डाइल्यूशन से आयंस की मूवमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आयंस अब पर्टिकुलर वॉल्यूम पे रुकना कम कर देंगे, हालांकि टोटल वॉल्यूम में कहीं ना कहीं तो होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे रुकना वो क्या कर देंगे, कम। तो उतने की कंडक्टिविटी क्या हो जानी है, डिक्रीज। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सेकेंड नंबर पे हम आते हैं अब, जिसमें थी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लिखिए पॉइंट, both molar conductivity and equivalent conductivity are mass फैक्टर या फिर अमाउंट फैक्टर भी लिख सकते हो आप। बोथ लैम्डा एंड लैम्डा इक्यू आर मास फैक्टर, therefore both get increase, both मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आर मास फैक्टर या अमाउंट फैक्टर भी लिख सकते हो आप। Therefore both get increase on increase in dilution, as
dilution increases ionization of electrolytes. Both molar conductivity or mass factor, therefore both get increase in dilution. At dilution increases ionization of electrolytes. तो ध्यान रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी of ions of 1 mole in V cubic centimeter. कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस इन, हाँ एक बार और लिख देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस ऑफ 1 मोल इन V क्यूबिक सेंटीमीटर. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of ions of 1 mole of 1 gram equivalent in V cubic centimeter. पहले नंबर हम आपको यहाँ से समझा दे, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है. देखिए दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट आपने इलेक्ट्रोलाइट का डाल रखा है. आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अगर आप ज़्यादा पानी में कम नमक घोलोगे बड़ी आसानी से घुल जाएगा. कम में घोलोगे तो थोड़ा पता तो नहीं चलता क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होता है वाटर में, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उतनी आसानी से वो घुल जाएगा आपका. तो हमने कहा ये दोनों मास के फैक्टर है, जगह के फैक्टर नहीं है. और उतना ज़्यादा मास आपका डिजॉल्व हो जाएगा जितना क्या होगा आपका डाइल्यूशन. तो वही लिखा है, मास डिपेंडेंट है, मास फैक्टर हैं. बोथ मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मास फैक्टर, मास डिपेंडेंट, अमाउंट फैक्टर, अमाउंट डिपेंडेंट, आप जो लिखना चाहो. देयरफॉर बोथ गेट इंक्रीज, क्योंकि मास फैक्टर इसलिए इंक्रीज जाते हैं ऑन इंक्रीज इन डाइल्यूशन. जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, क्योंकि डाइल्यूशन से क्या इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन 1 मोल इन V क्यूबिक सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट V क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है ना. तो ये दोनों जगह की कंडक्टिविटी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा. जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, अब 1 मोल डाले हैं लेकिन 1 मोल टूटे कि नहीं टूटे ये किसी को नहीं पता. 1 मोल में हो सकता आधा मोल टूटा हो, और इतना 100% है कि जितना भी टूटा डाइल्यूशन पे डालने पर उससे ज़्यादा टूट जाएगा. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक वर्ड सुनोगे इन्फिनाइट डाइल्यूशन. इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे चाहे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की कंडक्टिविटी सेम आती है. इसका रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही से पूरे टूटे रहते हैं, और इन्फिनाइट डाइल्यूशन में वीक भी क्या हो जाएंगे, पूरे ही आपके टूट जाएंगे. तो यहाँ पर डाइल्यूशन इन्फिनाइट नहीं लिया, यहाँ डाइल्यूशन बढ़ाने की बात चल रही है. तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे. उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसी के लिए कोलरास का लो आएगा. तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ आयंस. मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस, और नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन के. और आयोनाइजेशन कई चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे टेम्परेचर के भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसमें से एक है डाइल्यूशन पे. तो सोच लीजिए कि एक चीज़ ये लिखी है आपकी क्यों बढ़ जाती है. ये है इसका आपका फाइनल सम अप.
अलग से भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। चलिए, ये तो हमने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी पे एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। अब हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी समझ रहे हो क्या क्या मतलब है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये कंडक्टेंस भी हो सकती है एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, डालिए हेडिंग, ये भी खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, फैक्टर्स affecting इलेक्ट्रो, देखो मेटेलिक का तो इस चैप्टर में कहीं नामो निशान नहीं है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी लिख सकते हो आप, स्लैश कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, पूछ सकते हैं आपसे। तो हम आपको इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं, हिंट, आप उसको बस चेक कर लेना। अगर वो बढ़ाएगा कोई चीज़ तो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में सब आ जाएगा आपका, कंडक्टेंस सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक तो हम पढ़ चुके हैं, डाइल्यूशन का अलग। तो इसमें हमें एक नॉर्मल इफेक्ट पढ़ने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग बस एक चीज़ बस को देख लीजिएगा और फिर आप अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछिएगा कि इससे क्या ये होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टिविटी जो होगी आपकी, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टिविटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना, फर्स्ट पॉइंट लेकर हैं, जितना ज़्यादा क्या होगा, आयोनाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस। तो एक तो ये चेक कर लेना क्या जो फैक्टर हम लगा रहे हैं उससे आयोनाइजेशन बढ़ रहा है तो आँख मीच के लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, आयंस बनने के बाद भी अगर वो घूम ना पाए, मोबिलिटी ना कर पाए, मूवमेंट ना कर पाए, तो ऐसे आयंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये भी चेक कर लेना क्या आयंस मूव हो रहे हैं कि नहीं, तो मूवमेंट ऑफ आयंस। और कोई फैक्टर अगर इसको बढ़ाएगा, इन दोनों में से एक को भी बढ़ाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयंस। नोट करिए इन दोनों को चेक करते चलना है आपको। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयोनाइजेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मूवमेंट ऑफ आयंस के। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में ऐसे तो फ़र्क है, लेकिन आप कहीं भी जब लिख रहे हो तो उसमें आप बिल्कुल मत, चाहे कंडक्टेंस लिख दीजिए चाहे कंडक्टिविटी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, तो आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने पूरे फैक्टर समझ लिए। आपको सब ये देखना है कि जो भी फैक्टर लगा रहे हैं उनमें वो इनमें से किसी एक फैक्टर को बढ़ा रहा है क्या या फिर घटा रहा है क्या, ये देखना है आपको। अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें, तो फर्स्ट नंबर डालिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है, ये बता सकता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कितना नेचर होता है बताओ कोई हमें। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है?
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से सीधा सा मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे आयोनाइड होते हैं? 100%। और वीक पार्सली आयोनाइड होते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उनका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उनका आयोनाइजेशन क्या होगा? कम। कम आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में लिखिए इसमें स्ट्रॉन्ग electrolyte strong electrolytes have 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 high have high have high electrolytic have high electrolytic conductivity have high electrolytic conductivity. Strong electrolyte have high electrolytic conductivity have high electrolytic conductivity as they as they as they get as they get as they get completely as they get completely ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 100%. Strong electrolytes have high electrolytic conductivity as they get completely ionized as they get completely ionized as they get completely ionized completely ionized. Therefore produce maximum number of ions which are responsible for conductivity. कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो लिखना चाहें. कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव हाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एट दे गेट कंप्लीटली आयोनाइड. कितने आयोनाइड होते हैं? 100%. इसीलिए कैसे आए, कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करते हैं? मैक्सिमम. जितने इनके पास है सब मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करते हैं. और यही आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आपके कंडक्टिविटी के. आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तो कहाँ पर बेटा? देयरफॉर प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ठीक है. एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे कि हम आपके स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल जो आप जानते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, है ना. और सॉल्ट तो कोई भी लिख दो, कोई भी सॉल्ट लिख दो बेस में, जैसे NaOH, KOH, सॉल्ट में जैसे NaCl. सॉल्ट तो आप कोई भी लिख दो, है ना. ऑल सॉल्ट आर 100% डिसोसिएट. ये सभी आपके जाने माने इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ आयंस. स्ट्रॉन्ग लिख लो बेटा नंबर ऑफ आयंस. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव हाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड दे गेट कंप्लीटली आयोनाइड. देयरफॉर प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस which are responsible for conductivity. इसी के नीचे लिखना weak electrolytes have
हैव लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, हेलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एज दे पार्शली आयोनाइड। बस इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है वीक वाले में, ठीक है, बस इतना लिखना है आपको, ठीक है, पार्शली आयोनाइड है, ठीक है। और अगर आप इसके भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, चाहे वो एसिटिक एसिड हो चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, ऑर्गेनिक एसिड का सीधा मतलब है कार्बोजिलिक एसिड, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बेस में अगर हम सबसे वीक कह दें तो अमोनियम का बेस जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक है। और सॉल्ट तो कोई वीक होते ही नहीं है ना, तो आप और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो हम और लिख देते हैं, जैसे कि HCN, H2S, है ना, और भी बहुत सारे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ढेर सारे हैं, एक दो याद कर ले बस। अब इसको बिल्कुल रटना नहीं है आपको कि जाओ बिल्कुल सर ने लिखवा दी तो बिल्कुल रट्टा मारो, नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ लें और इससे अच्छी लैंग्वेज लिख लें। आप मेन चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लें, आप ये रटने वाली चीज़ नहीं है। रटने वाले आएंगे अभी, कोलरास लॉ जिसका स्टेटमेंट रटना पड़ेगा, नन रस्ट इक्वेशन आएंगे, फैराडे लॉ आएंगे, उनको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए और लिख लें, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर लिखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मान लिया हमने NaCl लिया और NaCl को हमने डाल दिया एसिटिक एसिड में, लो इसको जीरो कंडक्टिविटी शो करनी है, क्योंकि NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, और ये कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड आपका। तो ध्यान रखना, लाइक डिजॉल्व लाइक, अपना अपने जैसे में ही घुलता है, पोलर में, नॉन पोलर में। तो ये NaCl किस में घुलेगा, मैक्सिमम किस में घुलेगा, वाटर में, या फिर कोई पोलर कंपाउंड जो इसके जैसे पोलरिटी रखता हो, जैसे कि जे आयन है तो पोलरिटी रखता हो, जैसे कि एल्कोहल, इसमें जाके ये घुलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिया लेकिन सॉल्वेंट का नेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा आपने, तो फिर वो डिजॉल्व नहीं होने वाले। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे अच्छे सॉल्वेंट कौन होंगे, बता सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे अच्छे सॉल्वेंट कौन होंगे? ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक इन नेचर और समवेयर पार्सली आयनिक इन नेचर, लेकिन होंगे जरूर आपके। और आयनिक कंपाउंड के लिए पोलर सॉल्वेंट से अच्छा कोई सॉल्वेंट दुनिया में हो ही नहीं सकता। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं हम? वाटर को। तो वाटर से अच्छा पोलर सॉल्वेंट इसके लिए क्या हो सकता है? वाटर नहीं तो दूसरा। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए जो सॉल्वेंट का सबसे अच्छा नेचर होगा वो कौन सा होगा? पोलर सॉल्वेंट। तो लिखिए इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखिए। जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स, अब देखो हमने जनरली वर्ड इसलिए लिखा दिया क्योंकि एक दो एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है ना। जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक कंपाउंड। अब जैसे हमसे कोई पूछ ले अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम में ये क्या है? नॉन मेटल, और ये भी क्या है? नॉन मेटल। दोनों नॉन मेटल है आपके, लेकिन फिर भी ये कैसा है नेचर में? आयनिक। और आयनिक कंपाउंड के लिए क्या बताया गया है कि वो हमेशा किसके बीच में बनते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा कोवैलेंट करैक्टर भी आ जाता है आपका हल्का सा, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है। तो इसलिए जनरली शब्द हमें लगाना पड़ा कि कहीं कहीं पर आप पार्सली आयनिक भी हो सकते हैं वो, है ना। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइट आर आयनिक compounds get
maximum ionized get maximum ionized in polar solvent like water and alcohols. Generally, electrolytes or ionic compound get maximum ionized in polar solvent like water and alcohols. कॉमा लगाइए. Therefore they show maximum conductivity in polar solvent than organic solvent. Generally, electrolytes or ionic compound get maximum ionized in polar solvent like water and alcohols. Therefore, they show maximum conductivity in polar solvent than organic solvent. ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट ध्यान रखिए. यहाँ आप चाहो तो एक वर्ड लिख सकते हो नीचे. ये इसका नाम दिया गया है, इसको एक प्रिंसिपल का नाम दिया गया है. आप लोगों ने सुना भी होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक का नाम दिया गया है इसे. तो आप चाहो तो नीचे इस सेंटेंस को लिख सकते हो ऐसे ही, लाइक डिजॉल्व लाइक. ये इट इज़ द नेम ऑफ प्रिंसिपल. ये एक प्रिंसिपल का नेम है. ये आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो. आयनिक में घुलेगा मीन्स पोलर में भी घुल सकता है. तो लाइक डिजॉल्व लाइक. ठीक है, तो आप देख लो. फिर से हमने कहा था दो चीज़ें फिर देखते जाओ आप, एक मोबिलिटी ऑफ आयंस और दूसरा आयोनाइजेशन. तो यहाँ पोलर सॉल्वेंट में आयोनाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है. तो कोई आपसे कहे कि हम ईथर में डालेंगे NaCl और वाटर में डालेंगे, तो आप सीधे कहें कि वाटर में कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा. थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर. बताओगे आप लोग टेम्परेचर से क्या होगा? हर एक कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर से, सिर्फ मेटलिक कंडक्टिविटी को छोड़ के. हम आपको पहले ही बता चुके हैं. टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर से क्या बढ़ेगा? कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन वहीं हमें चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार टेम्परेचर क्या बढ़ाएगा. तो टेम्परेचर दोनों चीज़ बढ़ाएगा, आयोनाइजेशन भी बढ़ाएगा प्लस मोबिलिटी भी बढ़ाएगा, इसलिए वो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर देगा. देखिए, टेम्परेचर, ये थोड़ा सा करेक्ट करेंगे. increase in temperature, increase in temperature increases, increase in temperature increases both ionization एंड मोबिलिटी या मूवमेंट, जो आपको अच्छा लगे, है ना. एंड मोबिलिटी या मूवमेंट लिख ले. मोबिलिटी ऑफ
ions. Increase in temperature increases both ionization and mobility of ions. कौन लगाइए? Therefore conductivity also gets increase. Increase in temperature increases both ionization and mobility of, and therefore conductivity also gets increase. ठीक है, फोर्थ फैक्टर. और उत्तर लिखिए. Viscosity of solution. बताइए, अगर सॉल्यूशन हमारा विस्कस हुआ, ज़्यादा आपका डेंस हुआ, तो उसमें आयंस मूव कर पाएंगे क्या? लिखना तो हम लैंग्वेज भी लिखवा दें, बस इसमें ज़रूरत नहीं है, अभी और पॉइंट आ रहे हैं अच्छे. विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एलोडाइटिक कंडक्टिविटी है. अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम इसके लिए 2 लाइन लिख देते हैं आपके लिए. more viscous solution decreases mobility of movement, जो आप लिखना चाहें, decreases mobility of ions, hence decreases conductivity. Hence decreases conductivity. More viscous solution decreases mobility of ions and decreases conductivity. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डाइल्यूशन. हो गया था. नेक्स्ट लिखिए डाइल्यूशन. एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आपके एग्जाम में कि डाइल्यूशन किसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कि वीक की? देखो तो आंसर सही है इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पहले ही से टूट जाते हैं पूरे 100%, तो अब डाइल्यूशन उनको थोड़ी और तोड़ेगा. वीक जो कम टूटे उनको ज़्यादा तोड़ेगा. लेकिन कॉमनली अगर हम लिखें, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तब तो आंसर हमारा होगा, आपके सीधे सीधे लिखा है कि डाइल्यूशन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. डाइल्यूशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जितना कि वीक में उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखता है जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है. इसका कारण ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो को डाइल्यूशन से कोई नहीं फर्क पड़ता, उसको तो सॉल्वेंट मिला वो वैसे ही टूट जाना है, थोड़ा सा सॉल्वेंट मिलेगा टूट जाए, तो वो तो पहले ही से 100% टूटे रहते हैं. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 5% टूटा है, 10% टूटा है, तो डाइल्यूशन मिलने से वो 12% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 25%, तो आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. लेकिन अगर हम लैंग्वेज में लिखें जैसे, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ही कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है डाइल्यूशन. अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को डाइल्यूशन इंक्रीज ना करे, लेकिन उनके मूवमेंट को तो इंक्रीज कर देगा डाइल्यूशन. डाइल्यूशन बढ़ने से जो आयन टूटे हुए उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो ए बीक में सिग्निफिकेंट क्यों दिखेगा, क्योंकि बीक में ये आयंस के नंबर भी बढ़ाएगा प्लस आयंस की
मूवमेंट भी बढ़ाएगा। इसलिए वीक में इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखता है कि डाइल्यूशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाउएवर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट डज नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट एज कम्पेयर टू वीक। वीक के मुकाबले इसका जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी समवेयर थोड़ी बहुत तो बढ़ा ही देता है। इसका रीजन क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन। तो डालिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब प्रकार की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज स्पेसिफिक, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर सभी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस हम आपको बता चुके हैं ना, जितनी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है। तो कितने हो गए हमारे? 4 5 हो गए हैं? अच्छा, 5वां है, ठीक ठीक। चलिए डालिए नेक्स्ट हेडिंग, डाइल्यूशन। तो देखो हमने आपको समझा दिया कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है इसका वीक पे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऐसा लिखेंगे, लेकिन लैंग्वेज में हम दोनों के लिए लिख रहे हैं। यहाँ से वैसे जनरली क्वेश्चन नहीं आते, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आते। ये तो सीधे सीधे आ सकता है कि राइट डाउन द फैक्टर इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, ऐसा आ सकता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तो लिखते हैं इसमें, डाइल्यूशन increases conductivity, dilution increases कंडक्टिविटी इसमें नहीं फंसना है कि सर ने कहीं कंडक्टिविटी लिख दिया, कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी लिख दिया, कहीं तो लैंग्वेज में इसका कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, स्पेसिफिक टर्म में डिफरेंस है ना, ध्यान रखिएगा। तो डाइल्यूशन इंक्रीजेज कंडक्टिविटी of both strong and weak both dilution increases conductivity of both strong and weak electrolytes। फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे लाइन खींच करके, in case of strong electrolytes, in case of strong electrolytes it increases, it मतलब डाइल्यूशन, it increases mobility of ions, mobility माइग्रेशन मूवमेंट जो लिखना चाहो आप, it increases mobility of ions। In case of strong electrolytes it increases mobility of ions। However, dilution increases conductivity both strong and weak electrolytes। In case of strong electrolyte it increases mobility of ions। While in case of weak electrolytes, in case of weak electrolytes it increases both ionization and mobility। हाँ, in case of strong electrolyte increases mobility of ion, while in case of weak electrolytes it increases both। in case of weak electrolytes, कहाँ पर इनके बेटा? यहाँ नहीं दिख रहा,
यहाँ पर, यहाँ मोबिलिटी ऑफ आयंस, यस मोबिलिटी। सेंटेंस तो देखो, तुम्हें कहीं भी लगे कि सर का सेंटेंस फ्लो में नहीं जा रहा तो आप तुरंत अपने मन से इसको करेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसे टोक दिया टोक सकते हो ना। कई बार फ्लो में हमारे ये शब्द छूट जाते हैं लिखने में ना, देख लिया करो। सेंटेंस तो पूरा करेक्ट सुनने में अच्छा लगना चाहिए कि हाँ बढ़िया लिख रहा है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज में कोई कमी लगे तो आप उसको भी सुधार सकते हो अपने हिसाब से। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेज मोबिलिटी ऑफ आयंस, while in case of weak electrolytes it increases both ionization and mobility of ions। देखिए आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट्स का है और मोबिलिटी आयोनाइज आपकी आयंस की है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका इफेक्ट। अब लास्ट इफेक्ट और बचा है कुछ। डाइल्यूशन इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट it increases mobility of ion, while in case of weak electrolyte it increases both ionization and mobility of ions, ठीक है। बिल्कुल आप एक बार पढ़ लोगे ना आपको याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है इनमें, नाम मात्र है। आपको हेडिंग वैसे याद करनी है और ये सेंटेंस आप खूब लिख लोगे। तो लास्ट इफेक्ट देखिए, लास्ट फैक्टर है दैट इज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। देखो सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन, लेकिन अगर वो सॉल्वेंट पर्टिकुलर वाटर हुआ तो फिर दैट इज हाइड्रेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सॉल्वेशन ऑफ हाइड्रेशन? देखिए क्या होता है, जैसे आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो सबसे जाके पहले वो टूटता है अपने आयंस में, ठीक है, आयंस। फिर ये जो आयंस होते हैं ये वाटर से रिएक्ट करना चालू करते हैं, वाटर से। तो ये वाटर के निगेटिव पार्ट से लिंक होगा, ये वाटर के निगेटिव पार्ट से लिंक होगा, ये वाटर के निगेटिव पार्ट से लिंक होगा, ऐसे कर करके वाटर से लिंक होते जाएंगे। दिस इज मीन सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ये जो आयन, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयन, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब वो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और 99% इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्वेंट वाटर ही होता है आपका, ठीक है। बाकी आप सॉल्वेशन सबके लिए बोल सकते हो, मान लो एल्कोहल है तो भी सॉल्वेशन। इसी प्रकार अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले से लिंक करेगा, है ना, इस पार्ट से लिंक करते हैं। तो ये सॉल्वेशन ऑफ आयंस है। अब किसी आयन का सॉल्वेशन उतना ही ज़्यादा होगा उसका कैटायन या फिर एनायन जितना छोटा है, तो जितना छोटा कैटायन होगा वो उतनी डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, वाटर के। अगर बड़ा कैटायन है तो डायरेक्टली कांटेक्ट में वाटर के नहीं आएगा आपको। तो जितना ज़्यादा छोटा कैटायन होगा वो उतना ज़्यादा। आप लोगों को शायद पता भी हो कि आप लोगों को एक एंथैल्पी का नाम सुना होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा कैटायन छोटा होगा वो उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि ग्रुप फर्स्ट में सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा, तो आंसर होगा लिथियम। लिथियम का कैटायन छोटा है। यहाँ पर बेरिलियम होगा सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड, ठीक है ना। इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट पाए जाते हैं, लिथियम का पाया जाता है LiCl2H2O, बेरिलियम का भी पाया जाता है का BeCl2 तो इन दोनों के, लेकिन इनके हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं पाए जाते हैं। यहाँ से इसका पाया जाता है मैग्नीशियम का। अब देखो इनसे ज़्यादा हाइड्रेशन एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का होता है, क्योंकि सॉल्वेशन साइज के साथ चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो इन पे से +1 होता है, इन पे +2 होता है। तो इनसे ज़्यादा छोटी साइज इनकी होती है, तो इनका हाइड्रेशन और ज़्यादा होता है और चार्ज भी। तो जितना ज़्यादा कोई आयन सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा या वाटर से रिएक्ट करेगा उसका उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा वो हाइड्रेटेड होगा वो आयन उतना हैवी हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हैवी हो जाएगा वो वहीं पर घुला रहेगा, वो अब मूव नहीं करेगा। तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, लगभग ना के बराबर या बहुत कम। तो आयंस की मोबिलिटी घटेगी तो फिर आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट आयन इंटरएक्शन, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, या फिर वाटर आयन इंटरएक्शन इज कॉल्ड सॉल्वेशन। ग्रेटर द सॉल्वेशन और हायर द सॉल्वेशन लेसर विल बी द कंडक्टिविटी, क्योंकि सॉल्वेशन किसको डिक्रीज करता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस की, ठीक है था। चलिए लिखते हैं इसका। चलिए तो इसमें लिखिए सॉल्वेशन
means solvent ions interaction. Solvation means solvent ions interaction. लाइन चेंज करके लिखिए. Higher the solvation of ions, lesser will be the mobility of ions. Lesser will be the mobility of ions. Therefore lower will be the conductivity or electrolytic conductivity. Lower will be the conductivity or electrolytic conductivity. Solvation means solvents ion interaction है. Higher the solvation of ion, lesser will be the mobility of ions. Therefore lower will be the conductivity. Lower will be the conductivity of electrolytic solution और electrolytic conductivity. जैसे लिखना है. पढ़ लीजिए एक बार सभी सेंटेंस, और हम आपको इसके लिए ये कहेंगे कि आप एक बार सेंटेंस पढ़ लें और सभी की हेडिंग याद कर लें और इनको एक बार अच्छे से देखें और बढ़िया तरीके से आप समझें कि क्या है रिप्रेजेंटेशन. हमसे भी अच्छा करके आए रिप्रेजेंटेशन. सॉल्वेशन का मतलब ये बेटा कि कोई आयन सॉल्वेंट से कितना रिएक्ट कर रहा है. जैसे हमने कहा वाटर HOH अब ये वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या बना लेगा वाटर के साथ बॉन्ड. अब ये वाटर के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, अब इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट कर गए, हाइड्रेटेड हो गया. घुल तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा आयन उतना ज़्यादा घुल जाएगा, लेकिन मूवमेंट उतनी कम हो जाएगी उसकी. तो अब जैसे जैसे सॉल्वेशन इसका जितना ज़्यादा हायर सॉल्वेशन होगा, ये जितना ज़्यादा घुलेगा आपका वाटर में, जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, अपनी मोबिलिटी को रजिस्ट करेगा, मतलब मूव नहीं होगा आपका. और अगर आयंस अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो वे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे नहीं आएंगे, और अगर अपोजिट इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुँचेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. पढ़ लीजिए. फिर हम आते हैं आपके कोलरास के लॉ पे. कोलरास लॉ. बताओ पूर्वी, विटामिन B12 का नाम. फाइलोक्विनोन, क्यूनोन, आर्जिनिन, फिर क्या है, हिस्टिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल में और भुला दे भी हम, याद आ रही है क्या है बताओ. दिमाग से ऐसी चीज़ें निकलती हैं, यही होता है. रिवीजन नहीं करोगे तो उड़ जाती हैं दिमाग से. तुम्हें याद होगा, हमें पता होगा, तुम जब आराम से रिलैक्स मूड में हो याद आ जाए. चलो हिंट दे देते हैं. उसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है. अब कर लो याद. आधा नाम तो हमने बता, आधा नहीं तो 1/4 तो बता दिया. साइनो लोग आए तो तुमने बता दो, तो 50% तो हुई हो.
50% और बच्चों, साइनो होगा, कोबाल होगा, 75% तक होगा। अब लास्ट में क्या है बताओ। अब विटामिन से पकड़ो, विटामिन में क्या होता है, एमाइन, तो साइनो कोबाला माइन, ऐसे जोड़ लेते। चलो बताओ, आयुषी, विच प्रोटीन एंड विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोagulation ऑफ ब्लड। फिर से सुन लो, विच प्रोटीन एंड विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग और कोagulation ऑफ ब्लड। कौन सा प्रोटीन और कौन सा विटामिन ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा? बोलो बोलो बोलो, शायद क्या, फिब्रो, फिब्रो, तो एफ से बोल दो। फिब्रो सही तो बोल रहे हो, उसको थोड़ा सही करो, उसी भी तो है ना फिब्रो। फिब्रो नहीं है, फिब्रो नहीं है, उसी से फिब्रोइन नहीं है, फिब्रोइन नहीं है, फाइब्रोनोजेन। अब विटामिन कौन है, पत्ता हरे हरे, हाँ देखो ये कितना अभी तक याद है मैं, हरे हरे पत्ता। आयुषी कभी गलत हो सकती, जैसा बोलते हैं खड़े होकर बात ना करियो। इसलिए कि देखो सामने वाले का कोई भरोसा नहीं ना। अरे बहुत ख़राब मम्मी है उनकी, इससे अच्छे तो जानवर होते हैं, अपने बच्चे को इतनी तकलीफ दे रही। हम तो बोल देते पर हम अपनी मम्मी की वजह से नहीं बोलते। बहुत मम्मी ने हमारी कहा, मोहल्ला वालों ने भी कहा कि पैसे हम दे रहे, इलाज करवा लो। पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या बोले। हाँ नहीं, उसको बहुत तकलीफ है, उस तकलीफ से बहुत है, उसकी तकलीफ का एहसास है हमें। बदला पता नहीं कैसी मम्मी है, कैसी हैं आज, बहुत ख़राब है। हम अपनी मम्मी की वजह से नहीं बोलते, नहीं तो हम तो कब का बोल देते। चलो भाई देखिए, कोलडास लो, कोलडास का लो। हाँ 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 खत्म। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पूरी ख़त्म हो गई आपकी ये फैक्टर। हाँ हाँ वो तो कब के ख़त्म हो गए, वो यहाँ ख़त्म हो गए थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे ख़त्म हो गए थे। ठीक है चलो, कोलडास लॉ को समझने के लिए पहले हम आप लोगों की सभी यूनिट एक साथ लिखवा दें। आप लोग सभी की यूनिट हमें बताओ, जिससे पूछे वही, और पलट पलट के ना देखना कोई, जिसने कॉपी पलटाई ना उसकी छुट्टी समझ लेना। चलो तो रेजिस्टेंस की यूनिट बताएगी पूर्वी, ओम। रजिस्टिविटी की यूनिट बताएगी आयुषी, हाँ हाँ, ओम क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ। अब तुम ही बताओगी कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस कंडक्टेंस कंडक्टेंस, कप्पा अप्पा नहीं, कटप्पा कप्पा, जानते हो बाहुबली। आर की क्या होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, आर का ही रेसिप्रोकल है ना ये, तो ये ओम इनवर्स लिखना है भाई, ये सबको देखना बस नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बताओ, और क्या इनमें से एक यूनिट आनी ही आनी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बताएगी जानवी, बिल्कुल सही, इसका उल्टा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब स्पेसिफिक की हो गई, इसकी हो गई। सेल कांस्टेंट की बताएगी अदिति, अदिति है, बताओ सेल कांस्टेंट की 1/,
आर होता है V अपॉन आई, ए होता है आर ए अपॉन एल, यस, ए होता है 1 अपॉन आर, ए होता है 1 अपॉन रो, और ये होता है L अपॉन ए। अब तो बताओ जल्दी, बताओ, अरे निकाल लो ना, बताना क्या है, यहाँ से निकाल लो। निकल गई? हाँ दीदी निकल गई? नहीं निकली? अरे यहाँ से निकालो ना, आ रहे हम बहादुर लेके। अब बहादुर से मोटो डंडा लाने पड़े, पहलवान। रुक जा, नहीं अदिति से पूछना है तो अदिति, इतना लॉजिक तो होना चाहिए अदिति को, इतना भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। लेंथ की क्या होगी? सेंटीमीटर। और एरिया की क्या होगी? अब बताओ अदिति। हाँ तो यही तो हम चाहते थे कि तुम्हें यहाँ से तो निकाल लेनी चाहिए थी तुम्हें। एल का सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। और इसकी भी लिखनी है, लैम्डा एम की बताएगी हमें प्रज्ञा। बताओ प्रज्ञा। हाँ 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 बिल्कुल सही। इसकी बताएंगे हमें करुनीस हैं। क्या हो गया? बताएंगे, बताएगी। बताइए करुनीस जी। पैस 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 मांझा मांझा मांझा। लैम्डा ई क्यू की ओम इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और देख के नहीं बताने, मांगेंगे हम। बताओ फास्ट। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ऊपर से नहीं बता सकते थे, इसी से आ जानी थी। साइमन मोल की जगह इक्विवेलेंट और सेंटीमीटर लिख लो। सब यूनिट, एक यूनिट आनी है यहाँ से एग्जाम में, सेल कांस्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इन यूनिट को अच्छे से। अब यहाँ से सब बना लेना। देखो ये नहीं कि एक यूनिट, साइमन मतलब होता है ओम इनवर्स। ग्राम इक्विवेलेंट लगा दो, इक्विवेलेंट एक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ग्राम, चाहे ग्राम मोल लिख दो चाहे इक्विवेलेंट लिख दो, एक ही चीज़ है वो। देखो आर की तो बहुत मुश्किल है कि पूछ ले। हाँ रजिस्टिविटी की पूछी जा सकती है, और इसकी पूछी जा सकती है, कंडक्टिविटी की। सेल कांस्टेंट की तो कई बार पूछी गई है, इनकी भी पूछी जा सकती है। मोलर कंडक्टिविटी, तो इतने टर्म पढ़ लिए हमने। और इस इफेक्ट, इसको डाइल्यूशन घटाता है, इन दोनों को डाइल्यूशन बढ़ा, बाकी सबको डाइल्यूशन बढ़ाता है। फिर कंडक्टिविटी के हमने इफेक्ट पढ़ लिए। तो इस चैप्टर का हमने मेन पोर्शन का कम से कम 20% पढ़ लिया। कोलास लो स्टार्ट तो कर ही दें भला ही, 1 घंटे का लो है। हो गया? लिख लो लिख लो। अब यहीं से आप डिसाइड सब डिफाइन कर सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसी से आप रो इसकी वैल्यू रख देते आर एल ए, तो 1/r की हो जाती सी, और ए यहाँ से हो जाता है L/A, तो इतने का कंडक्टेंस का पास। तो इस चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपने सब समझ लिया, समझ लीजिए।
चलिए डालिए हेडिंग। अच्छा, हेडिंग डालने से पहले हम 2 टर्म लिख रहे हैं, इन टर्म को अच्छे से समझ लेंगे। अब आप किसको पढ़ने वाले हैं? देखो, कोलरास ने क्या किया है,